कहानी शुरू होती है कनाडा एयरपोर्ट से। वहाँ एक पिता एलियट अपनी बेटी रिडली के साथ सफर पर होता है। वो दोनों दूसरी सिटी जा रहे होते हैं क्योंकि एलियट को वहाँ एक बिजनेस डील पूरी करनी होती है। रिडली एक अकेली लड़की थी, उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। उसके चेहरे पर कुछ पिंपल्स थे जिनसे वो हमेशा परेशान रहती थी। थोड़ी देर बाद फ्लाइट उस सिटी में पहुंचती है जहाँ उन्हें जाना था। वहाँ पहुंचकर एलियट और रिडली कार में बैठकर निकल जाते हैं क्योंकि एलियट अपनी मीटिंग के लिए ऑलरेडी लेट था। रास्ते में एलियट अपनी बेटी का शुक्रिया अदा करता है कि वो उसके साथ आई और उसे समझाता है कि उसे अपने चेहरे के पिंपल्स से ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए और बार बार उन्हें छूना बंद कर देना चाहिए। आगे की कहानी यहीं से शुरू होती है। एलियट उसे समझाता है कि ये पिंपल्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, हर टीनेजर के चेहरे पर आते हैं। ये सुनकर रिडली थोड़ी शांत हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि उसकी माँ की मौत कुछ समय पहले हो चुकी है और क्योंकि रिडली को अकेले रहना पसंद नहीं था, वो अक्सर अपने पापा के साथ काम पर जाती थी ताकि उसे कंपनी मिले। उसी दौरान जिस आदमी से एलियट की डील होनी थी उसका फोन आता है। वो गुस्से में एलियट पर चिल्लाने लगता है क्योंकि वो मीटिंग के लिए लेट हो गया था। एलियट माफी मांगते हुए कई बहाने बनाने लगता है, लेकिन किस्मत से फोन नेटवर्क खराब हो जाता है और कॉल कट जाती है। एलियट राहत की सांस लेता है और स्पीड बढ़ा देता है ताकि जल्दी उस आदमी के मैंशन तक पहुंच जाए। लेकिन तभी अचानक रोड पर एक जानवर आ जाता है और एलियट की कार उससे टकरा जाती है। एलियट की कार उस जानवर से टकराती है और झटका लगने के बाद गाड़ी घूमकर सड़क के किनारे रुक जाती है। कुछ देर बाद जब हालात थोड़े शांत होते हैं तो एलियट अपनी बेटी रिडली से पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। सब कुछ ठीक देखकर दोनों कार से बाहर निकलते हैं ताकि उस जानवर को देख सकें जिससे टक्कर हुई थी। वहां जाकर रिडली देखती है कि वो कोई आम जानवर नहीं बल्कि एक अजीब सा घोड़ा है जिसके सिर पर एक सींग हॉर्न लगा है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उस जानवर के घाव से नीला खून निकल रहा था। एलियट बहुत गुस्से में था क्योंकि अब वो मीटिंग के लिए और देर हो चुका था। लेकिन रिडली उस रहस्यमय घोड़े को देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसने ऐसा प्राणी पहले कभी नहीं देखा था। उसी पल उस घोड़े का सींग हल्के नीले रंग में चमकने लगता है और बिना सोचे समझे रिडली आगे बढ़कर उस सींग को छू लेती है। जैसे ही रिडली ने उस घोड़े का सींग छुआ, उसे अचानक अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं। कुछ ऐसे नजारे जिन्हें वो समझ नहीं पाती। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला सा हो जाता है। लेकिन तभी वो एलियट की आवाज सुनकर होश में आती है। वो देखती है कि उसका पापा उस घोड़े को मार रहा होता है। रिडली चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एलियट उसकी बात नहीं सुनता और तब तक रुकता नहीं जब तक वो घोड़ा पूरी तरह मर नहीं जाता। थोड़ी देर बाद दोनों मिस्टर ओडेल के मैंशन पहुंचते हैं जहां एलियट को अपनी डील फाइनलाइज करनी होती है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि एलियट उस घोड़े की लाश को कार की ट्रंक में रख लाया था। मकान के बाहर गाड़ी रोककर एलियट नीचे उतरता है और मैंशन के अंदर जाता है। वहां उसकी मुलाकात ओडेल के बेटे शेपर्ड से होती है जिससे वो हाथ मिलाता है और फिर ओडेल की पत्नी से भी मिलकर अभिवादन करता है। आखिरकार एलियट ओडेल के कमरे में आता है और उससे देर होने के लिए माफी मांगता है। तभी पता चलता है कि ओडेल को एक गंभीर बीमारी है और अब उसके आखिरी दिन चल रहे हैं। एलियट बहाने बना रहा होता है ताकि ओडेल उसे माफ कर दे। तभी रिडली को आज घोड़े के साथ हुई सारी बातें याद आने लगती हैं। ओडेल ये नोटिस करता है और रिडली से पूछता है कि क्या वो ठीक है। रिडली झूठ बोलती है और कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। उसी वक्त शेपर्ड भी वहाँ आता है और रिडली से उसके चेहरे पर पड़े दानों के बारे में पूछता है। एलियट बीच में बोल पड़ता है और रिडली से कहता है कि वो बाथरूम में जाकर मुंह धो ले ताकि थोड़ा ठीक महसूस करे। असल में एलियट ऐसा सिर्फ उसे वहाँ से भेजने के लिए कह रहा था। एलियट नहीं चाहता था कि रिडली उसकी डील खराब करे या आज जो हुआ वो किसी को बता दे। जब रिडली बाहर निकली तो वो बार बार कार की तरफ देख रही थी और काफी घबराई हुई लग रही थी। उसी वक्त महल की एक गार्ड रिडली को देख रही होती है और उसे कुछ अजीब महसूस होता है। जब वो गार्ड कार के पास जाकर देखती है तो उसे यकीन हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है या शायद कार के अंदर कुछ छिपा हुआ है। इसी दौरान रिडली बाथरूम में जाती है और चेहरा धोती है, लेकिन जब वो शीशे में देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके चेहरे के सारे दाने गायब हो गए हैं। जब वो तौलिए पर नजर डालती है तो उस पर नीले रंग का खून लगा होता है जो यूनिकॉर्न का खून होता है। उसी वक्त ओडेल एलियट के साथ बैठा होता है और उसे बताता है कि उसने हर तरह का इलाज आजमाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब उसने हार मान ली है और मौत का इंतजार कर रहा है। ओडेल ये भी बताता है कि वो ये डील इसलिए कर रहा है ताकि मरने से पहले अपनी कंपनी और अपने परिवार की सुरक्षा पक्की कर सके। वो एलियट को अपने बेटे शेपर्ड की जिम्मेदारी भी सौंप देता है। दूसरी तरफ रिडली अब भी हैरान थी क्योंकि उसके चेहरे के सारे दाने लगभग गायब हो चुके थे, वो भी उस घोड़े के नीले खून की वजह से। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे एहसास होता है कि उस घोड़े का खून जादुई है और इंसान के शरीर की हर बीमारी को ठीक कर सकता है। उसी वक्त एलियट की कार में रखा हुआ घोड़े का सींग हल्का हल्का चमकने लगता है। रिडली जब अपने पिता एलियट के पास लौटती है तो वो उससे कहता है कि उसे ओडेल के परिवार से मिलना चाहिए। रिडली मना कर देती है लेकिन एलियट उस पर जोर डालता है और बताता है कि ये डील उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी डील होगी। रिडली
उससे घोड़े के बारे में पूछती है तो एलियट कहता है कि अगर वो उसकी बात माने और ऑडेल के परिवार से मिले तो वो उसकी हर इच्छा पूरी करेगा, यहाँ तक कि उसके साथ जाकर घोड़े को दफनाने तक के लिए तैयार है। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही कार में अजीब हरकतें शुरू हो जाती हैं क्योंकि अंदर रखा घोड़ा हिलने लगता है। ये देखकर एलियट तुरंत ऑडेल के पास जाता है, माफी मांगता है और बताता है कि उसे अब तुरंत निकलना होगा। एलियट अब रिडली को घर ले जाना चाहता है क्योंकि वो थकी और बीमार लग रही होती है, लेकिन ऑडेल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि एलियट हमेशा अपने वादों का समय नहीं निभाता। वो उसे समझाता है कि अगर अभी चला गया तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। उसी वक्त एक गार्ड रिडली के पास आता है और पूछता है कि वो इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है। रिडली जवाब देने ही वाली होती है कि तभी एलियट की कार से जोरदार आवाज आती है। सब लोग जल्दी से बाहर भागते हैं ये देखने के लिए कि क्या हुआ। अचानक घोड़ा फिर से जिंदा हो जाता है और कार को तोड़ने लगता है ताकि बाहर निकल सके। ये देखकर वहां मौजूद सब लोग डर और हैरानी से जम जाते हैं क्योंकि उस घोड़े का रूप बहुत अजीब और डरावना था। लेकिन उसी पल गार्ड तुरंत घोड़े पर गोली चलाती है और उसे वहीं मार देती है। उस वक्त एलियट बिल्कुल घबरा जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या करे। फिर वो ऑडेल और उसके परिवार को सब कुछ बता देता है, रास्ते में उनके साथ क्या क्या हुआ और वो घोड़ा वहां कैसे पहुंचा। सब एलियट की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो जीव असल में घोड़ा था या यूनिकॉर्न। तभी रिडली भी सच बताने का फैसला करती है। वो ऑडेल से कहती है कि उसी यूनिकॉर्न के नीले खून ने उसके चेहरे के दाने पूरी तरह ठीक कर दिए। ये सुनकर ऑडेल हैरान रह जाता है और रिडली से पूछता है कि क्या उसे अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस हो रहा है। रिडली कहती है कि नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। रिडली कहती है कि उन्हें एनिमल ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क करना चाहिए ताकि वो आकर उस घोड़े को ले जाए, लेकिन ऑडेल मना कर देता है और कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो सरकार उस जीव का गलत इस्तेमाल करेगी, इसलिए उसे ही इस हालात को संभालना होगा। रात होने पर एलियट अपनी बेटी के कमरे में जाता है ताकि उसका हाल जान सके। जैसे ही वो रिडली को देखता है, पूछता है कि वो इतनी उदास क्यों है। रिडली बताती है कि जब उसने आज उस घोड़े के सींग को छुआ था तो उसे कुछ अजीब चीजें दिखाई दी। एलियट उसकी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि शायद उसे भ्रम हुआ होगा। वो रिडली को समझाता है कि अब उसे इन बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि सबसे जरूरी बात यह है कि वो लोग अपनी डील पूरी करें। लेकिन रिडली अंदर से बहुत परेशान थी। रिडली कुछ ही समय में उस जादुई घोड़े के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर पाई। उसे पता चला कि ये घोड़ा एक पुरानी दंत कथा का हिस्सा था। एक राज परिवार ने इसे पाल रखा था, लेकिन बाद में जब उन्हें इसकी जादुई ताकत का पता चला तो उन्होंने उसकी शक्ति हासिल करने के लिए उसे मारने का फैसला किया। कुछ समय बाद घोड़ा फिर से जिंदा हुआ और उसने उस परिवार के सभी लोगों से बदला ले लिया। ये कहानी पढ़कर रिडली और ज्यादा डर गई। जब वो सोने गई तो उसे डरावने सपने आने लगे। रिडली को बहुत अजीब सपना आता है। वो खुद को जंगल में भागते हुए देखती है, लेकिन जब नीचे देखती है तो पाती है कि वो खुद उस घोड़े के शरीर के अंदर है। ये देखकर रिडली डर के मारे जाग जाती है, समझ नहीं पाती कि ये सब क्या हो रहा है। जैसे ही वो आंखें खोलती है, सामने कुछ अजीब दिखने वाले लोग खड़े होते हैं जो उसे और उसके पिता एलियट को बांध लेते हैं। पता चलता है कि वो लोग वैज्ञानिक हैं जिन्हें ऑडेल ने बुलाया है ताकि वो रिडली और एलियट का परीक्षण कर सकें और ये जान सकें कि उस नीले खून का उन पर क्या असर हुआ है। जांच खत्म होने के बाद रिडली अपने पिता से बात करने जाती है और उसे पिछली रात का सब कुछ बताती है। एलियट रिडली से कहता है कि वो सब कुछ भूल जाए और इन बातों पर अब ध्यान न दे। उधर जब डॉक्टर घोड़े के खून की जांच पूरी करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो खून बहुत अजीब है। वो किसी भी इंसान की बीमारी को ठीक कर सकता है। वैज्ञानिक ये बात ऑडेल को बताते हैं और सुझाव देते हैं कि इसकी पुष्टि के लिए इंसान पर सीधा प्रयोग करना होगा। ऑडेल ये सुनकर बेहद उत्साहित हो जाता है और तय करता है कि ये प्रयोग उसी पर किया जाए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर जादुई खून तैयार करते हैं और ऑडेल को इंजेक्शन लगा देते हैं। ये सब देखकर रिडली परेशान हो जाती है, उन्हें गलत ठहराती है और वहां से निकलकर जंगल में चली जाती है ताकि थोड़ा सुकून पा सके। इधर जब वैज्ञानिक घोड़े के शरीर की जांच शुरू करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसकी नसें अब भी काम कर रही हैं। इसका मतलब था कि वो लोग उस घोड़े से और लंबे समय तक खून निकाल सकते थे। दूसरी तरफ रिडली जंगल में घूम रही होती है। चलते चलते उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो इधर उधर देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। डर के मारे वो तेजी से भागती है और घर लौट आती है। रात में एलियट ऑडेल का हाल जानने जाता है और पूछता है कि अब वो कैसा महसूस कर रहा है। ऑडेल बताता है कि उसे अब काफी बेहतर लग रहा है और लगता है कि इलाज असर दिखा रहा है। ये सुनकर एलियट बहुत खुश हो जाता है और उसे जल्दी ठीक होने की शुभकामनाएं देता है। उधर रिडली अब भी उस जादुई घोड़े के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही होती है। तभी ऑडेल का बेटा शेपर्ड उसे देख लेता है। शेपर्ड रिडली की मदद करने का फैसला करता है। वो उसे अपना प्रिंटर देता है ताकि वो घोड़े की सारी तस्वीरें और जानकारी
जानकारी प्रिंट करके आराम से उनका अध्ययन कर सके। जब शेपर्ड रिडली की मदद करके वहां से निकलता है तो अचानक सामने उसका पिता ऑडेल खड़ा होता है। अब वो पूरी तरह ठीक दिख रहा होता है और उसकी सेहत पहले जैसी नहीं बल्कि और बेहतर लग रही होती है। ऑडेल तुरंत सारे डॉक्टरों को इकट्ठा करता है और उन्हें आदेश देता है कि जितना हो सके उतना नीला खून उस घोड़े से निकाल ले ताकि ये इलाज हमेशा उनके पास रहे और वो खुद इसका इस्तेमाल कर सके। वो ये भी कहता है कि अगर ये इलाज दुनिया के सामने आया तो इसकी कीमत आसमान छुएगी, लेकिन डॉक्टर उसे रोकते हैं और बताते हैं कि ये संभव नहीं है क्योंकि इस खून की एक समय सीमा होती है, उसके बाद वो बेअसर हो जाता है। उधर रिडली, जो कुछ देर पहले ओडेल के साथ हुआ वो सब देखकर डर गई थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और अपने रिसर्च पर वापस लौट आई ताकि वो जान सके कि उस हॉर्स के साथ असल में क्या हो रहा है। कुछ घंटे बाद रिडली को बहुत खतरनाक जानकारी मिली। वो सीधा ओडेल के पास गई और उसे ध्यान से सुनने को कहा। रिडली ने बताया कि जो मेडिसिन ओडेल ने लिया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और असर तो करता है, लेकिन अगर उसने उसकी डोज ज्यादा ली तो उसकी जान जा सकती है। रिडली ने यह भी बताया कि सदियों से लोग उस हॉर्स के खून का इस्तेमाल करते आए हैं, ठीक वैसे ही जैसे अब ओडेल कर रहा है, लेकिन हर बार उनका अंत बहुत बुरा हुआ क्योंकि वो हॉर्स फिर से जिंदा हो जाता था और उन्हें मार डालता था। जैसा कि उम्मीद थी, ओडेल ने उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने उल्टा उसे कहा कि वो इस हॉर्स को पूरी दुनिया के सामने दिखाएगा और उसे इस मामले में दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। ओडेल के ऐसे बर्ताव से रिडली बहुत आहत हुई। थोड़ी देर बाद ओडेल की वाइफ रिडली के पीछे आई। उसने रिडली को दिलासा दिया और कहा कि वो कोशिश करेगी कोई हल निकालने की। इसके बाद रिडली गुस्से और दुख में अपनी कार में जाकर बैठ गई क्योंकि उसके फादर एलियट ने भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया और ओडेल के सामने उसका साथ नहीं दिया। दूसरी तरफ ओडेल और बाकी डॉक्टर्स ने हॉर्स को तैयार किया। उन्होंने उसे एक बैग में बंद किया ताकि उसे मैंशन से बाहर ले जाकर शहर में पहुंचा सकें। जब ओडेल और डॉक्टर्स हॉर्स को ले जाने की तैयारी कर रहे थे तभी अचानक पूरे मैंशन की बिजली चली गई। उसी वक्त डॉक्टर्स के पास जो डिवाइस था उसने बहुत तेज सिग्नल देना शुरू कर दिया। इस सिग्नल का मतलब था कि हॉर्स अब भी जिंदा है। उधर रिडली, जो कार में बैठी थी, नीचे उतरी और जब उसने आसमान की तरफ देखा तो वहां अजीब रंग नजर आ रहे थे। एलियट तुरंत डॉक्टर्स के पास गया ताकि पता लगा सके कि क्या हो रहा है, लेकिन कोई भी डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहा था या जवाब नहीं दे रहा था। अचानक एक डॉक्टर की मौत हो गई। उसे हॉर्स के सींग से वार किया गया था। एलियट ने जब ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि जिसने डॉक्टर को मारा वो कोई और हॉर्स था, वो नहीं जिसे उन्होंने आज मार दिया था। गार्ड्स ने हॉर्स पर लगातार गोलियां चलाईं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो हॉर्स बहुत ताकतवर था और एक एक करके सारे गार्ड्स को मारने लगा। एलियट ने ये सब देखा तो तुरंत अपनी बेटी रिडली को आवाज दी और कहा कि वो कार में बैठकर वहां से निकल जाए। रिडली जैसे ही कार में बैठी, हॉर्स उस पर टूट पड़ा और पूरे जोर से कार पर हमला कर दिया। बाकी गार्ड्स ने भी अपनी एडवांस्ड वेपन्स से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब रिडली कार से बाहर निकली और जान बचाने के लिए भागने लगी, लेकिन हॉर्स उसके पीछे लग गया और पीछा नहीं छोड़ा। आखिर रिडली एक स्टेबल जैसे घर में जाकर छिपी, पर हॉर्स वहां भी पहुंच गया। अजीब बात यह थी कि जैसे ही हॉर्स रिडली के करीब आया, वो अचानक शांत हो गया। उसका सींग तेज रोशनी में चमकने लगा और उसी पल कुछ अजीब होने वाला था। रिडली ने धीरे से हॉर्स को छुआ, तभी एक फीमेल गार्ड वहां पहुंच गई और बाकी गार्ड्स के साथ मिलकर उस हॉर्स पर गोलियां बरसाने लगी। आखिरकार हॉर्स वहां से भाग गया और सब तरफ शांति छा गई। जब हालात थोड़े संभले तो सब लोग वापस मैंशन के अंदर आ गए। वहां रिडली अपने फादर एलियट पर गुस्सा हो गई। वो चिल्लाकर बोली कि उसने उसे कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन उसने कभी उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। एलियट फिर भी उसकी बातों को नजरअंदाज करता रहा और हमेशा ओडेल के पीछे चलता रहा। रिडली ने उनसे विनती की कि वो लोग उस हॉर्स को उसके पेरेंट्स के पास वापस छोड़ दें। उसने कहा कि यही एक तरीका है सब कुछ रोकने का, लेकिन वहां मौजूद किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि ओडेल ने तो इसके बिल्कुल उलट फैसला कर लिया। ओडेल ने फैसला किया कि वो अब इन सारे मैजिकल हॉर्सेस का शिकार करेगा। इसके बाद उसने कुछ हंटर्स की टीम बनाई और सबको लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा ताकि इन हॉर्सेस को पकड़ सके। एलियट भी उनके पीछे जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन रिडली उसके पास आई और उसे रोकने की कोशिश की। उसने रोते हुए कहा कि वो जंगल में न जाए, लेकिन हमेशा की तरह एलियट ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा कि वो ओडेल को अकेला नहीं छोड़ सकता। इसी बीच शेपर्ड डॉक्टर के पास गया और उससे हॉर्स के खून का सैंपल ले लिया। वो सोच रहा था कि अगर वो इस खून का इस्तेमाल करेगा तो उसे बहुत ताकत मिल जाएगी और वो किसी भी खतरे का सामना कर पाएगा। शेपर्ड ने उस खून से एक खास लिक्विड बनाया और उसे खुद पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा करते ही उसके साथ अजीब चीजें होने लगी। उसका शरीर बदलने लगा और वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसी समय रिडली भी कुछ भयानक महसूस करने लगी। रिडली कार में बैठी और वहां से भागने का सोच रही थी, लेकिन आखिरी पल में उसने अपना फैसला बदल दिया। वो अपने फादर को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसी वक्त रिडली ने आसमान में एक अजीब सा चमकदार लाइट
देखा। वो तुरंत कार से उतरी और दौड़कर मैंशन के अंदर गई ताकि अपने रिसर्च पेपर्स देखकर समझ सके कि ये लाइट क्या है। कुछ देर खोजने के बाद रिडली को सच्चाई पता चली। वो घबरा गई और तुरंत अपने फादर एलियट को कॉल किया। उसने कहा कि वो लोग तुरंत मैंशन वापस लौट आएं, क्योंकि हॉर्स ने जंगल में उनके लिए एक जाल बिछाया है। अगर वो उस जगह तक पहुंचे तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन एलियट ने उसकी कॉल नहीं उठाई। तब रिडली भागकर मैंशन के गार्ड के पास पहुंची और उसे हालात की गंभीरता समझाई। उसने कहा कि उन्हें अभी के अभी कुछ करना होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रिडली ने गार्ड से कहा कि वो तुरंत जंगल में मौजूद सब लोगों से कांटेक्ट करे, क्योंकि वो इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है। उधर डॉक्टर हॉर्स के सींग को काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो सींग लगातार चमक रहा था, जैसे उसमें कोई एनर्जी भरी हो। दूसरी तरफ एलियट को आखिर रिडली के मैसेजेस मिल गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी वो हॉर्स उनके सामने आ गया और उसने सारे हंटर्स पर हमला कर दिया। वो एक एक करके सबको मारने लगा। एलियट ने खुद को बचाने के लिए नाइट विजन गॉगल्स का इस्तेमाल किया, जिससे उसे हॉर्स की एग्जैक्ट जगह दिख गई। उसने ओडेल को पकड़ा और दोनों किसी तरह भागने में कामयाब हो गए। वो जंगल से निकलकर मैंशन तक पहुंच गए, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। वो हॉर्स उनका पीछा करते हुए मैंशन तक पहुंच गया और अंदर घुस आया। एलियट और ओडेल जैसे ही मैंशन से भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनके सामने एक और हॉर्स आ गया। अब दो हॉर्सेस ने मिलकर ओडेल को चारों तरफ से घेर लिया। ओडेल ने अपनी चालाकी दिखाई और उन हॉर्सेस से शांत आवाज में बातें करने लगा। वो उनसे अच्छे शब्दों में बात करता रहा, जिससे एक हॉर्स थोड़ा शांत हो गया। लेकिन जैसे ही ओडेल ने अपना हाथ उसके सींग पर रखने की कोशिश की, पीछे से दूसरा हॉर्स आया और उस पर हमला कर दिया। ओडेल की वहीं मौत हो गई। उसी वक्त रिडली छोटे हॉर्स को लेकर आई। उसका इरादा था कि वो उसे उसकी माँ और पिता के पास लौटा दे, ताकि वो दोनों शांत हो जाएं और इंसानों पर हमला करना बंद कर दें। लेकिन एलियट अब भी इस बात से सहमत नहीं था। इतना सब देखने के बाद भी उसने रिडली की बात नहीं मानी। उसने कहा कि वो पुलिस को बुलाएगा और वहीं लोग इस समस्या को सुलझाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने फोन निकाला, नेटवर्क पूरी तरह से गायब हो गया। सब लोग अब डरने लगे थे और ओडेल की वाइफ ने भी एलियट से कहा कि उन्हें रिडली की बात माननी चाहिए। उसने कहा कि सबसे सही यही होगा कि वो लोग उस छोटे हॉर्स को उसके माता पिता को वापस लौटा दें। एलियट के हिचकिचाने के बावजूद ओडेल की वाइफ ने फैसला लिया। उसने गार्ड और डॉक्टर को आदेश दिया कि वो छोटे हॉर्स को लेकर बाहर जाए और उसे उन दोनों हॉर्सेस के हवाले कर दें जो बाहर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन असली गलती डॉक्टर ने कर दी थी। बाहर जाने से पहले उसने उस छोटे हॉर्स का सींग काट दिया था। उसे लगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और बाकी हॉर्सेस को इसका पता नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद गार्ड और डॉक्टर उस छोटे हॉर्स को लेकर बाहर पहुंचे और उसे उसके माता पिता के सामने रख दिया। लेकिन जैसे ही उन दोनों बड़े हॉर्सेस ने अपने बच्चे को देखा और समझा कि उसका सींग काटा गया है, वो बेकाबू हो गए। हॉर्स ने सबसे पहले डॉक्टर पर हमला किया और उसे मार डाला। गार्ड ने ये सब अपनी आंखों से देखा और किसी तरह आखिरी पल में वहां से भागने में कामयाब हुआ। जब बाकी लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तो शेपर्ड ने कहा कि अब रिडली ही उन हॉर्सेस को संभाल सकती है जब तक बाकी लोग वहां से भागने की कोशिश करें। एलियट को ये सुनकर हैरानी हुई और उसने पूछा कि सिर्फ रिडली ही क्यों? तब शेपर्ड ने बताया कि हॉर्स कभी रिडली को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो ही एकमात्र इंसान है जिसने उसकी मैजिक पावर का लालच नहीं किया। बाकी सबने उस शक्ति को पाने की कोशिश की थी, लेकिन रिडली ने हमेशा उसे समझने की कोशिश की। हालात और भी डरावने होते जा रहे थे। एलियट डर गया और ओडेल की वाइफ के पास जाकर कहा कि वो अब इस सब में शामिल नहीं रहना चाहता। उसने कहा कि ये उनकी गलती थी और अब उन्हें ही इसे ठीक करना होगा। उसी समय शेपर्ड के शरीर में अजीब बदलाव शुरू हो गए। उसकी आंखों से तेज रोशनी निकलने लगी और वो किसी अनजानी ताकत के असर में आने लगा। रिडली और एलियट जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं, शेपर्ड उनके सामने पहुंच जाता है। शेपर्ड ने रिडली को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही वो उसे नुकसान पहुंचाने वाला था, अचानक सामने से दोनों हॉर्सेस आ गए। वो शेपर्ड से बदला लेने आए थे। एलियट और रिडली ने मौका देखकर एक रास्ते से भाग लिया, जबकि शेपर्ड और उसकी माँ दूसरे रास्ते से निकल गए। उनके पास छोटे हॉर्स का सींग था। रास्ते में शेपर्ड की माँ ने उससे पूछा कि अब उसका क्या प्लान है। शेपर्ड ने ठंडे लहजे में कहा कि वो भागने नहीं वाला। उसने बताया कि उसका इरादा है उन दोनों हॉर्सेस को पकड़ने का और फिर उनकी संतान से नई मैजिकल पावर पैदा करने का, ताकि वो खुद सबसे ताकतवर बन सके। लेकिन तभी शेपर्ड ने अपने डिवाइस को देखा और हैरान रह गया। उसमें हॉर्स का सींग गायब था। तभी सच्चाई सामने आई कि एलियट ने ही वो सींग चुरा लिया था। एलियट अब रिडली के साथ बैठा था। वो बहुत पछता रहा था और अपनी बेटी से माफी मांग रहा था। एलियट ने आंसू भरी आंखों से रिडली से कहा कि उसने हमेशा काम को ज्यादा अहमियत दी और उसकी बातों को कभी नहीं सुना। वो बार बार उससे माफी मांगने लगा और बोला कि उसे अब एहसास हो गया है कि वो हर वक्त
गलत था। उसकी बातों ने रिडली को गहराई से छू लिया। वो रोते हुए अपने पिता के गले लग गई। उसी समय शेपर्ड और उसकी माँ हॉल में पहुंचे ताकि एलियट और रिडली को ढूंढ सकें। थोड़ी देर पीछा करने के बाद उन हॉर्सेस ने शेपर्ड की माँ को पकड़ लिया और उसे मार डाला। दूसरी तरफ एलियट ने रिडली को बैल्कनी में बंद कर दिया ताकि हॉर्स उस तक न पहुंच पाए। वो खुद आगे बढ़ा और जानबूझकर उन हॉर्सेस के सामने दौड़ने लगा ताकि उनका ध्यान अपनी तरफ खींच सके और रिडली को भागने का मौका मिल सके। रिडली ने कई कोशिशों के बाद आखिरकार बैल्कनी से बाहर निकलने में कामयाबी पाली। जैसे ही वो बाहर आई, उसने देखा कि हॉर्स उसके पिता एलियट के पीछे दौड़ रहा है ताकि उसे मार सके। रिडली दौड़ने ही वाली थी कि अचानक शेपर्ड सामने आ गया। उसके हाथ में एक तीर धनुष था और उसने रिडली को धमकाया कि वो उसके साथ चले। रिडली मजबूरी में शेपर्ड के साथ कोर्टयार्ड तक चली गई। वहां उनके पास छोटा हॉर्स भी था। उसी वक्त हॉर्स का पिता वहां पहुंच गया। वो बहुत गुस्से में दिख रहा था और बदला लेने के मूड में था, लेकिन जैसे ही उसने रिडली को देखा, उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। वो उसके पास आया और उसके पैरों के पास झुककर लेट गया, जैसे उसे उस पर भरोसा हो। शेपर्ड ने इस मौके का फायदा उठाया। वो तुरंत आगे बढ़ा और हॉर्स के पैर में रस्सी बांध दी ताकि उसे काबू में कर सके। रिडली ने उसे रोकते हुए कहा कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है और ये काम उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन हमेशा की तरह शेपर्ड ने उसकी बात नहीं सुनी। वो घमंड से बोला कि उसे पता है वो क्या कर रहा है और कोई उसे रोक नहीं सकता। तभी अचानक उन्हें एक और आवाज सुनाई दी। वो हॉर्स की माँ थी। सबकी नजरें मुड़ गईं और उन्होंने देखा कि एलियट उसके साथ था। वो छोटे हॉर्स के सींग का इस्तेमाल करके उस पर काबू पा चुका था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जैसे ही वो हॉर्स रिडली के करीब आई, वो भी शांत हो गई और उसके पैरों के पास लेट गई। रिडली के आसपास आते ही दोनों हॉर्सेस पूरी तरह से शांत हो गए थे। शेपर्ड ने फिर मौका देखकर दौड़ लगाई और माँ हॉर्स के पैरों में भी रस्सी बांध दी। ये देखकर एलियट का गुस्सा फट पड़ा। उसने हाथ में पकड़ा सींग शेपर्ड पर जोर से दे मारा, लेकिन शेपर्ड अब इंसान नहीं रहा था। उसके शरीर में हॉर्स का खून था, जिसने उसे बहुत ताकतवर बना दिया था। उसने एलियट का वार रोक लिया और उसी के तीर से पलटकर एलियट पर हमला कर दिया। एलियट जमीन पर गिर पड़ा और रिडली घबरा कर उसके पास दौड़ी। वो जोर जोर से रो रही थी क्योंकि एलियट बुरी तरह जख्मी था और लगातार खून बह रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, शेपर्ड ने फिर से हमला करने की कोशिश की। उसने हॉर्स का सींग उठाया और एलियट को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। उसी पल हॉर्स का पिता अपनी रस्सियों से आजाद हो गया। वो पूरी ताकत से दौड़ा और अपनी टांगों से शेपर्ड को जोरदार लात मारी। शेपर्ड हवा में उछल गया और जमीन पर गिरते ही वहीं मर गया। एलियट अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसने रिडली का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा कि मरने से पहले वो एक बात जानना चाहता है। जब तुमने पहली बार हॉर्स का सींग छुआ था, तुमने क्या देखा था? रिडली ने आंसू पोंछते हुए कहा कि उसने बहुत अजीब चीजें देखी थीं। उसे महसूस हुआ था कि हॉर्स उसे कुछ दिखाना चाहता था, अपनी ओरिजिन, अपनी दुनिया और अपने दर्द की कहानी। उसने ये भी बताया कि उन विजन्स में उसने अपनी माँ की यादें देखी थीं, वो पल जो उसने बहुत पहले खो दिए थे। एलियट ने हल्की मुस्कान दी, अपनी बेटी की आंखों में देखा और कहा, मुझे माफ कर दो रिडली, और कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें थम गईं। रिडली अपने पिता को गोद में लेकर लगातार रो रही थी। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि अब वो उसे कभी नहीं देख पाएगी। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। हॉर्स का पिता उसके पास आया और शांत होकर रिडली के सामने खड़ा हो गया। फिर उसने अपनी शक्ति को माँ हॉर्स के साथ मिलाया और दोनों ने मिलकर अपनी मैजिकल एनर्जी से एक उजली रोशनी पैदा की। उस रोशनी से छोटे हॉर्स का टूटा हुआ सींग फिर से जुड़ गया और कुछ ही पल बाद एलियट के जख्म भी भरने लगे। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। वो जिंदा था। एलियट अब सब कुछ देख पा रहा था जो रिडली ने पहले देखा था। वो सारी विजन्स, वो पुरानी यादें और उस मैजिक दुनिया की सच्चाई। एलियट ने रिडली को कसकर गले लगाया। दोनों की आंखों में खुशी और सुकून था, जैसे सब कुछ फिर से सही हो गया हो। लेकिन तभी मैंशन के दरवाजे खुले। गार्ड अंदर आया और उसके पीछे पुलिस थी। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां अब कोई हॉर्स नहीं था। पुलिस ने एलियट और रिडली को पकड़ लिया और उन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने ही ओडेल के परिवार को मारा है। लेकिन एलियट और रिडली को अब किसी बात का डर नहीं था। वो बस इस बात से खुश थे कि उन्होंने उन मैजिकल हॉर्सेस की मदद की और उनकी दुनिया को बचा लिया। तभी चौंकाने वाली बात हुई। उन हॉर्सेस ने एलियट और रिडली को सजा देने के बजाय उनकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पुलिस की नजरों से उन्हें गायब कर दिया और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। एलियट और रिडली आजाद हैं और मैजिकल हॉर्सेस फिर से अपने जंगल लौट जाते हैं और यहीं खत्म होती है फिल्म। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के लिए जुड़े रहें।